माननीय बेहड़ जी, आप बोलेंगे? नहीं, आपने मुझे यूसीसी पर बोलने का अवसर दिया है, मैं आपका आभारी हूं। माननीय अध्यक्ष जी, कल से यूसीसी पर चर्चा हो रही है। हम लोग जानते हैं कि भारत के संविधान में अनुच्छेद 44 में इसका जिक्र किया गया है और भारत के समस्त राज्य क्षेत्रों में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद की व्याख्या को भी हम ध्यान से अगर पढ़ें तो यहाँ पर राज्य का अर्थ भारत गणराज्य से है और राज्य क्षेत्र का अर्थ पूरे भारत से है। इसके कारण उद्देश्य का साफ साफ लिखा जा रहा है कि अनुच्छेद 44 के अनुपालन में सरकार उत्तराखंड राज्य में राज्य क्षेत्र के सभी निवासियों के लिए विवाह, उत्तराधिकारी आदि मामलों के लिए समान संहिता ला रही है। अनुच्छेद 44 में सारे भारत की बात कर रहा है और आपका अनुपालन केवल उत्तराखंड में करेंगे, ऐसा हो रहा है। जबकि ये बात पूरे भारत के अंदर केंद्र सरकार को इसको लानी चाहिए थी, अलग राज्य को इसके अंदर नहीं लाना चाहिए था। मैं जरूर इस बात को मानता हूं कि उसमें कुछ प्राविधान समाज के लिए, देश के लिए, राज्य के लिए अच्छे हो सकते हैं, पर इसमें बहुत जल्दीबाजी की गई है। क्योंकि अगर हम केंद्र की इंतजार करते कि इसको केंद्र अगर लाता तो ज्यादा अच्छा होता। अनुच्छेद अगर 254(1) भी अगर हम पढ़ें तो उसमें भी साफ लिखा है, केंद्र और राज्य के कानूनों में टकराहट होने के कारण देश का कानून ही इसके ऊपर रहेगा। फिर भी इस सबको जानते हुए, अनुच्छेदों को हम की अवहेलना करते हुए हम इसको उत्तराखंड के अंदर, अपने राज्य के अंदर ला रहे हैं। जबकि 2015 में लॉ कमीशन बना, उसकी रिपोर्ट जब मनमाफिक नहीं आई तो उसके बाद यह भी समान नागरिकता समान के लिए ही था। उस समय का जो लॉ कमीशन की रिपोर्ट थी वो भी इसीलिए की लाई गई थी। पर अनुच्छेद 44 की व्याख्या बहुत अच्छे तरीके से नहीं की गई है। उसमें जो अधिकार दिए गए हैं पूरे देश के अंदर लागू होने चाहिए, उसको खाली राज्य के अंदर लागू किया गया है। इससे लोगों के अंदर निश्चित रूप से भावना आएगी, इसमें कानूनी राय की आवश्यकता है और बहुत जल्दीबाजी में लाया गया। अगर जल्दीबाजी में नहीं लाते और इसका समय मिलता, परवर समिति को अगर ये सौंप दिया जाता बिल, तो इसका अध्ययन होता। चाहे बजट सत्र आने वाला है, थोड़े समय के बाद उस बजट सत्र में इसकी चर्चा होती। अभी हमारे कुछ साथी कल बार बार जिक्र कर रहे थे शाहबानो केस का, और सब लोगों का कहना था कि केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया और केंद्र सरकार ने, उस समय कांग्रेस की सरकार ने संविधान में परिवर्तन करके उसको लागू नहीं किया। अब ये तो समय समय में संविधान के अंदर संशोधन किए। अभी भारतीय जनता पार्टी की भी केंद्र सरकार ने, जो दिल्ली सरकार के अधिकारों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय लिया था और कहा था कि वहां पर राज्य सरकार को ही सारे अधिकार प्राप्त हैं, राज्य सरकार ही ट्रांसफर पोस्टिंग कर सकती है अधिकारियों के सब कुछ, तो केंद्र सरकार को अच्छा नहीं लगा, वो भी सुप्रीम कोर्ट गई, उसने संविधान के अंदर संशोधन किया। तो इस बात को कहना, कोई ऐसी सरकार नहीं है केंद्र के अंदर, चाहे जितनी भी अब तक सरकारें रही हों, उन्होंने संविधानों में समय समय पर संशोधन किए। तो खाली एक ही बात को कहना, तो ये बात ठीक नहीं है। मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता, यही कहना चाहता हूँ कि इसको प्रवर समिति को सौंपा जाए, इस पर व्यापक चर्चा हो, बैठकें हों, क्योंकि हम लोगों को भी नहीं बुलाया गया, ना ही हमारे नेता प्रतिपक्ष को। जबकि नेता प्रतिपक्ष विपक्ष का सबसे मजबूत नेता होता है, पार्टी का नेतृत्व करता है अपने दल का, उसको बुलाना चाहिए था। बुलाकर उससे इसके ऊपर विचार लेने चाहिए थे, उनको निमंत्रण पत्र भेजना चाहिए था। जो कमेटी हमारी बनी थी देसाई जी की, रंजना जी की अध्यक्षता में, विधायकों को भी बुलाना चाहिए था। खाली अखबारों में दे देना, विज्ञापन दे देना कि हम सुनेंगे, आकर बताएं,
अगर जनप्रतिनिधि भी विज्ञापन पढ़कर जाएंगे, उनको विधानसभा के सदस्य हैं, कल को विधानसभा में ये आता और विधानसभा में इसकी चर्चा होनी थी तो पटल पर आता, तो उससे पहले कम से कम विधायकों की राय ली जाती, नेता प्रतिपक्ष को बुलाया जाता कि आप भी अपनी पार्टी के अपने दल की राय को रखें, पर नहीं बुलाया गया। अभी कल भी हमारे साथियों ने कहा कि नहीं, वो तो अखबारों में था, पढ़ा नहीं, और भी कई सारे जिक्र किए। एक हमारे साथी ने भी ये बात कही कि साहब वो जो है एक ही परिवार, सारे परिवारों को, बच्चों को, लड़कियों को अधिकार मिलेंगे। अच्छी बात है, अधिकार मिलने चाहिए, लड़कियां में हमारी बराबर हैं, बहनें भी हैं हमारे परिवारों की, पर उसमें ठीक है, पर इसमें विचार करना पड़ेगा कि जब लड़की हमारी जब ससुराल चली जाती है, हम उसकी जब शादी कर देते हैं, शादी करने के बाद जब वो जाती है तो क्या शादी करने के बाद उसके ससुराल वाले उसका उत्पीड़न नहीं करेंगे? इसमें क्या व्यवस्था है? कल को कहेंगे कि जाइए, उसको तंग करेंगी अपना परिवार से। पहले भी आदमी जब व्यक्ति शादी करता है तो सब बहुत कुछ देता है अपनी लड़की के लिए, बहुत कुछ करता है उसके लिए, और उसके बाद भी अगर उसको पीड़ित होगी वो, उसको कहा जाएगा कि जाओ संपत्ति में से हिस्सा लेके आओ, बराबर का है, कोर्ट कचहरियों के केस बढ़ेंगे, इसको कौन देखेगा? इसका उसमें उनके अधिकारों को कहीं भी सुरक्षित रखने की कोई बात नहीं की गई। तो इस तरह के बहुत सारी खामियां हैं जिनका अभी जिक्र हम लोग सब कर रहे हैं। हम इसका विरोध नहीं कर रहे हैं कि ये विरोध ये पास नहीं होना चाहिए, पर हम इतना जरूर कहना चाहते हैं इसको पास कराने से पहले प्रवर समिति को सौंपा जाए। कल हमारे भगत जी तो अभी आए नहीं, कल कुछ कह रहे थे, मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता, भगत जी होते तो मैं भी आज कुछ उनके बारे में कहता, क्योंकि जब कोश्यारी जी मुख्यमंत्री बने, जब राज्य की स्थापना हुई, तब भी उनको रोक दिया गया मंत्रिमंडल से। बाद में फिर उनकी शपथ हुई, स्वामी जी ने रोका और फिर कोश्यारी जी ने बाद में शपथ कराई। तो उनकी शपथ कई बार लटकती रही, कई बार वो दिल की बातें मुझसे कहते थे कि बेहड़ जी क्या हो रहा है ये, और अब भी उनके साथ यही हो रहा है। अगर यहाँ होते तो फिर मैं उनको कुछ और भी चीज़ें बताता। खैर हमारी दोस्ती है उनसे, तो कुछ कह सकते हैं। कल उन्होंने मुझसे कमेंट्स किया था, उनको दोस्ती के नाते अधिकार है, पर मैं इतना ही कहते हुए आपसे निवेदन करूँगा कि इसको प्रवर समिति को सौंपा जाए। आप इसके अंदर जरूर, हम लोगों ने जो प्रवर समिति का प्रतिवेदन आपको दिया उसको आप स्वीकार करेंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री आदेश चौहान जी। माननीय अध्यक्ष जी, समान नागरिक संहिता पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष जी, जैसे हमारे साथी विधायक ने भी कहा कि प्रवर समिति को जाना चाहिए, हम भी इसका कोई विरोध में नहीं, लेकिन इसको हमें समय पूरा मिलना चाहिए था अपनी बात रखने का, क्योंकि ये महिलाओं से जुड़ा पूरे उत्तराखंड का मैटर है और इस पर विचार विमर्श होना चाहिए। समिति ने राय ली, लेकिन मैं समझता हूँ कि किसी विधायक, सत्ता के विधायकों से ली हो तो बात अलग है, लेकिन हमसे किसी विधायक से राय नहीं ली, या क्या आप इसमें चाहते हैं, क्या संशोधन चाहते हैं। तो इसलिए इसके लिए अगर हमें समय भरपूर मिलता, कल भी हम यही कह रहे थे कि आप हमें समय दीजिए इसको पढ़ने का, क्योंकि इतनी तरक्की से अगर हम पढ़े होते कि हम 2 घंटे में सब कुछ पढ़ सकते, तो शायद हम फिर विधायक ही नहीं होते, कुछ और होते। फिर उधर कॉर्नर में बैठना पड़ता ना, फिर ज्यादा पढ़ लेते तो हम कम पढ़े, इसलिए तो यहाँ पढ़े, तो हमें समय तो पूरा देते। अब हमें समय पूरा मिला नहीं, तैयारी पूरी करी नहीं, तो मेरा आपसे आग्रह है कि इसे समय भरपूर मिलना चाहिए। अब जैसे मैं इसमें आपको एक चीज बताना चाहता हूं, इसमें आपने स्पष्ट लिखा है इसका विस्तार संपूर्ण उत्तराखंड राज्य में होगा। जब संपूर्ण उत्तराखंड राज्य में होगा तो अनुसूचित जनजाति इससे वंचित कैसे होगी? नीचे लिख दिया कि अनुसूचित जनजाति इसमें नहीं होगी, तो संपूर्ण उत्तराखंड में फिर कैसे लागू हुआ? नहीं, मेरी बात जवाब नहीं देंगे। मैं कह रहा हूं कि ये जो त्रुटि है इनका इसमें लिखने में, तो ये चीजें हम भी बता सकते थे। जैसे अभी एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसमें आपने दिया कि पुनर्विवाह के अधिकार में विवाह विच्छेदित पति या पत्नी का एक दूसरे से पुनर्विवाह हो सकता है, पति या पत्नी या नहीं होना चाहिए था, क्योंकि पुनर्विवाह पति पत्नी तो करेंगे, जो पुनर्विवाह उन दो में विवाद है, एक तो करेगा नहीं, अकेला कैसे कर लेगा? नहीं, इसका पढ़वाइए आपके से। हकीकत में आप अर्थ, मैं क्या कह रहा हूं, एक बात सुनिए, पुनर्विवाह होगा तो पति पत्नी में होगा ना, पति या पत्नी का तो नहीं होगा, एक का तो नहीं होगा।
तो मेरा कहने का मतलब है कि कुछ चीजें ऐसी हैं, अब जैसे हमारे हर धर्मों में अलग अलग रीति रिवाज है कि किसी हिंदू महिला का पति अगर स्वर्गवास हो जाता है तो वो कुछ दिन 13 दिन तक 13वीं तक शोक रखा जाता है। मुस्लिमों में 40 दिन या तक रखा जाता है। अब उनके 40 दिन के पे तो बैन है, हिंदुओं के 13 दिन पे बैन क्यों नहीं है? 13वीं होती है हमारे यहाँ, नहीं तो लिखा तो उनके भी नहीं है। ये कहीं संविधान में लिखा, कहाँ लिखा बताइए। अब जैसे अभी मैं बता दूं, अभी 2 घटना हमारे यहाँ उत्तराखंड इनमें घटी। कल हमारे सुबोध उनियाल जी आए, उनके सिर मुंडे हुए थे, और हमारे भाई आए हैं तो इनके सिर मुंडे नहीं है। ये हमारी अपनी परंपरा है हर धर्मों की। तो इसमें अगर कोई इद्दत रख रहा है तो इसका संविधान से क्या लेना देना, कि अगर वो इद्दत करेगी तो उस पर संविधान लागू हो जाएगा। भाई वो उसका शोक है, वो 40 दिन रखे, 50 दिन रखे, 30 दिन रखे, वो अपने पति के शोक में रख रही है, कोई उस पर दंड नहीं है। कुछ चीजें, मेरा मतलब कहने का आग्रह है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारे सत्ता विपक्ष के विधायकों से भी राय ली जाती, तो मैं समझता हूं कि ये और विस्तार से लागू हो सकता था। अब वजह क्या है कि आनंद फानंद में लाए हमारे कल, क्योंकि इस पर तो चर्चा कम की, संसदीय कार्य मंत्री जी ने मंदिर का बहुत जिक्र किया कि राम मंदिर बना, बहुत अच्छी बात, हम भी कह रहे हैं बना, अच्छी बात। लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रहा कि हमने ग्रंथों में पढ़ा कि हमारे राम जो सांवले थे, काले नहीं थे, अब उन्हें काला कर दिया। हमारे ग्रंथों में जो विचार है, अच्छा चश्मा दूसरा बनवा लूंगा तो, लेकिन आप भी तो देख लेना है। तो मेरा कहने का मतलब है, नहीं आपने करा कि इसकी तारीफ तो करी नहीं, कल उस पर गए ना, तो कुछ चीजें हैं। अब जैसे सिरे राम मंदिर का बनने का लिया आपने, कल को वहां मस्जिद बनेगी सीताराम पे, मैं सियाराम बोलता हूं, हाँ जय सिया राम, और राम राम बोलता हूं। राम, देखिए राम राम शब्द 108 बार का मायनक है पूरा, तो मैं तो राम राम बोलता हूं। अरे तो मैंने कब कहा राम नहीं है? तो वो अंतिम में बोला जाता, वो अंतिम में बोला जाता किसी की पूजा। माननीय मंत्री जी, आप नहीं पूछते क्या गांधी जी? माननीय अध्यक्षा जी, एक वोटों की खातिर या तुष्टिकरण की खातिर मैंने कल कहा कि कितना दुर्भाग्य हमारे देश का रहा है, यूसी से तभी आ जाता। और आज भी मान्यवर ऐसी टिप्पणी कर रहे हैं भगवान श्री राम के बारे में। ठीक है, वोटों की खातिर आप सब कुछ करिए, लेकिन मैं टिप्पणी करी क्या? भगवान श्री राम पे मुझे बताइए, काला कर दिया भगवान राम को। पहले मेरी बात, कौन सी टिप्पणी कर रहे हैं आप? भगवान श्री राम को काला कर दिया है कि ये शब्द बोलने का कोई, आप ये बताइए, मान्यवर ये सामने हमारा कोई काला और सांवला क्या होता है? सांवले को काला कर दिया, भगवान राम को काला कर दिया। इसलिए ऐसा नहीं, वोटों की खातिर कुछ भी बोलिए, राम राज्य लाना चाहते हो, अच्छा बात, पूरे देश में आपके बारे में यही टिप्पणी फिर लोग करें, राम राज्य लाना चाहते हो, तुष्टिकरण की राजनीति ही सिर्फ करना चाहती है कांग्रेस। राम राज्य लाना चाहते हो, नहीं है क्या? सबके साथ न्याय करोगे भाई साहब, कैसी बात कर राम रहे हैं? राज्य तभी तो आएगा जब सबके साथ न्याय होगा। श्री राम की बात कर रहे हैं, कल सियाराम और पता नहीं क्या क्या आप कह रहे थे। तो सियाराम कह रहे हैं, सीताराम कह रहे हैं, सिया माता जानकी का नाम है, सियाराम के दक्षा जी। ये इस प्रकार की सियाराम नाम से ये आप सियाराम कोई भी कार्यकर्ता आप माता जानकी का नाम लेने में अपमान समझते हैं? बताइए आप कैसे कह सकते हैं? ये कैसे कह सकता है भगवान श्री राम काले हो गए? मैंने कहा ये कैसे कह सकता है भगवान श्री राम काले हो गए? ये तो मूर्ति है, मूर्ति गलत है। आस्था के बारे में ऐसा नहीं करना चाहिए, ये टिप्पणी बहुत गलत है। ये आस्था की बात है। इस और आप भगवान राम के रंग के बारे में ऐसे नहीं कह सकते। सदन को गुमराह करना चाहते हैं। विवाद आपने किया, नहीं कह रहा हूं। इससे जो आपने कहा, इससे पहले तिलकराज भेड़ जी ने शाहबानो कांड के लिए कहा, हम कुछ नहीं बोले, क्योंकि वो भी तुष्टिकरण के कारण संसद के अंदर वो बिल लाया गया था, सिर्फ तुष्टिकरण के कारण, कोई कारण नहीं था शाहबानो कांड का। सुप्रीम कोर्ट फैसला देती है, अच्छा, मैं पूछना चाहता हूं, तुष्टिकरण के कारण और कुछ लोगों के दबाव के कारण संसद बुला के उस कानून को बदला जाता है, तो मैंने नहीं बोला। लेकिन भगवान श्री राम के बारे में तो ये सैनिक एक धर्म के लिए नहीं लाए, धर्म की बात नहीं है, ये नहीं सुना, बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या हिंदू में सम्मान नहीं होता? इस बात को बोलिए ना, बोलिए इस बात को। भगवान श्री राम काले मतलब कैसे बोल सकते भगवान श्री राम? श्री राम के गुस्से में लगा जाता, बताओ कहाँ लगा जाता श्री राम गुस्से में? किसने गुस्से और प्यार की बात, जो भी नारा लगाता श्री राम गुस्से में लगाता। पड़ोसी को जय श्री राम, जय
माननीय मंत्री जी, दस्तक देने वाले इंसान नहीं है क्या? माननीय सदस्य, माननीय सदन के लायक नहीं, सदन के लायक नहीं, आप लोग सदन के माननीय दर्शन दिखाने बैठेंगे, माननीय मंत्री जी बैठिए। दर्शन दिखाने बैठेंगे, आपकी स्थिति ऐसी हो जाएगी। भगवान श्री राम को भी बोलेंगे, तुष्टिकरण की राजनीति करेंगे, तुष्टिकरण की राजनीति करेंगे, राजनीति करेंगे, ये तुष्टिकरण की राजनीति करेंगे। बहुत हो गया, ये देश नहीं सहन करेगा, ये देश सहन नहीं करेगा, ये देश सहन करने की स्थिति में नहीं आ करेगा। कभी आपकी हालत आज ऐसी हो रही है। कोई आदत नहीं हो रही। देखिए मेरी बात सुनो, रामायण का नहीं रहा तो किसी का नहीं रहेगा। राम की भगवान घमंड को हमारे श्री राम जी को कह रहे हैं आप, सिया राम ने 2 मिनट में मिला दिया, तो घमंड आपका कब चला जाए ये भी मत करो। ये घमंड का विषय नहीं है, आप गलत जगह मत लीजिए ये बात को। ये घमंड का विषय नहीं है, आस्था का विषय है। ये घमंड का विषय नहीं है, ये आस्था का विषय है। ये आस्था का विषय है। तुम्हारे पे आस्था होती है, भगवान श्री राम को काला नहीं कह सकते थे आप। किस बार आपने कहा भगवान श्री राम काले हैं? हमने कर दिया, तुमने कर दिया, हमने तुमने बना दिया। सिर्फ तुष्टिकरण के कारण, सिर्फ वोटों की खातिर, सिर्फ वोटों की खातिर, सिर्फ वोट चाहिए आपको, सिर्फ वोट चाहिए आपको, सिर्फ वोट चाहिए आपको, सिर्फ वोटों की खातिर आप भगवान श्री राम के बारे में कुछ बोलेंगे। माननीय मंत्री जी बैठे, आप अपना यूसीसी पे बोलना शुरू करिए प्लीज। यूसीसी पे बोलिए, चलिए। यूसीसी पे बोलने के पास इनके पास कुछ है नहीं। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी बात को घुमा के बैठिए। यूसीसी के विरोध में बोलना चाहते हैं। बैठिए माननीय मंत्री, जवाब देंगे आपको, कहा कि मैं कह रहा हूँ, हम जवाब जी देंगे आपको। बोलिए बोलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप बोलिए। इज्जत को भगवान कानून श्री में राम लाएं। काले हो गए, क्या ये बात है? शोक का विषय है? एक महिला का आस्था का विषय है, एक धर्म के लिए। तो क्या अगर कोई लाना था तो हिंदुओं में क्यों नहीं है? हमारा मन करेगा तो हम 40 दिन शोक मना सकते हैं, 13 दिन मना सकते हैं, 11 दिन मना सकते हैं, बरसी भी मना सकते हैं। लेकिन मुस्लिमों की इज्जत के लिए रखा गया। भाई वो हमारी उन महिलाओं की अपनी मान्यता है। थोड़ा शांत रहिए, ब्लड प्रेशर ठीक नहीं है, स्वास्थ्य तो ऐसी चीजों को कानून में लाना ठीक नहीं। आपको भी थोड़ा सजग पुनर्विवाह ठीक है भाई, हम भी इसको कोई विरोध नहीं कर रहे। ये जो कल से बात कर रहे हैं कि विरोध कर रहे हैं, हमने किसी कांग्रेस के विधायक ने विरोध किया? कहीं किसी मंच पे विरोध किया? किसी चैनल पे विरोध किया? लेकिन हम चाहते हैं कि जब समान है तो समानता तो लाइए। एक तरफ तो कह रहे हैं उत्तराखंड में समानता हम ला रहे हैं, एक तरफ एक जाति को हम अलग कर रहे हैं। तो इसका मतलब तो या तो सीधा सीधा कहो कि हम एक धर्म पे ला रहे हैं, हम दूसरे धर्म पर नहीं लाना चाहते। आदेश जी, गोपाल सिंह राणा जी से ना ना, पूछना लाना है कि नहीं लाना? मैं तो इनके सामने कह रहा हूँ भाई साहब, मेरे इसकी कोई दिक्कत ही नहीं मान्य। अगर वो लाना है सबको तो मिलना चाहिए उन्हें भी। एक बात, क्या उनके परिवार में महिलाओं को दिक्कत नहीं होगी? आस्था तो उनकी भी होगी। अगर इन महिलाओं को दिक्कत थी तो उन महिलाओं को भी दिक्कत होगी। तो अगर कानून है तो सबके लिए हो। मेरा ऐसा पुरुष है, इनकी महिलाओं से पूछोगे तब पता चलेगा ना। अरे मेरा झगड़ा थोड़ी है नहीं भाई, ये तो पुरुषों का मैटर। भाई महिलाओं की बात हो रही ना, क्योंकि महिलाओं के लिए है बिल मेन, तो पुरुषों के लिए है ही नहीं ज्यादा इसमें। नहीं। तो मेरा आप सबसे आग्रह है कि इसको प्रवर समिति को सौंपा जाए और इस पर जिससे विचार समय मिल जाएगा और जो इसकी त्रुटि वो दूर कर दी जाए। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री भुवन कापड़ी जी। जो संसदीय कार्य मंत्री जी क्यों परेशान है, गुस्से में है, इनको उम्मीद थी कि कांग्रेस के लोग विरोध करेंगे, वेल में आ जाएंगे, बैठिए। तो इसका फायदा मिलेगा। अब हम लोग तो विरोध कर रहे हैं, हम तो प्रवर समिति की बात कर रहे हैं, इसलिए परेशान है कि हम लोग कहीं ना कहीं कह रहे हैं भाई फेल हो गई। आदरणीय अध्यक्ष जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि इस महत्वपूर्ण विषय पर आपने मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया। यूसीसी जो पिछले 2 सालों से मीडिया की सुर्खियां बना हुआ था, पिछले कुछ दिनों से और मीडिया की सुर्खियां बनाई गई। हर व्यक्ति पूरे प्रदेश में, देश में ये सोच रहा था कि यूसीसी आ रहा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता कानून, कुछ ऐसा आएगा कि जिसमें कुछ समानता दिखाई देगी, कुछ नया होगा, कुछ नए नियम जुड़े होंगे, जिसके लिए उत्तराखंड को याद किया जाएगा। और हम भी सोच रहे थे 20 महीने लग गए, 182 पेजों का ड्राफ्ट है,
इसके अंदर कुछ तो होगा। सरकार ने कहा 2 घंटे में चर्चा शुरू होगी, तो सबने जितना पढ़ सकते थे पढ़ा। चलो भाई, आपका धन्यवाद है कि आपने हमें 10-12 घंटे पढ़ने के लिए दे दिए। तो सबसे पहले शादी रजिस्टर्ड, बड़ी बात कही गई भाई, यूसीसी में अब आ गए हैं, शादी रजिस्टर्ड होगी। तो मैं तो पहले ये कहूंगा कि शादी तो 2006 से रजिस्टर्ड हो रही है। भारत के संसद में 2005 में ये बिल पारित हो गया कि भाई जो भी शादी होगी वो रजिस्टर्ड होगी, उसके बाद अन्य डॉक्यूमेंट्स बनेंगे। इसमें नया क्या है? बात शादी में तलाक की करें तो 3 तलाक एक समस्या थी, वो पहले ही खत्म हो गया। तलाक में जो अधिकार पहले थे, कंपनसेशन वगैरह, वही सब है कट। फिर हमने सोचा चलो भाई शादी तो ठीक है, कोई बात नहीं, पुराना ही कॉपी पेस्ट कर दिया। फिर आपने कहा जी बाल विवाह, हम आयु 18 साल और 21 साल कर रहे हैं, अपनी पीठ खुद थपथपा रहे हैं, मीडिया से थपथपा रहे हैं। बाल विवाह एक्ट तो 1928 में आ गया था। 1928 में हरबिलास शारदा इसे लाए थे और शारदा एक्ट के नाम से यह जाना जाता था। पहले लड़की की उम्र 14 साल थी और लड़के की उम्र 18 साल थी। फिर इसमें 1949 में, 78 में, 2006 में अमिटमेंट हुए और 1978 में लड़की की उम्र 18 साल और लड़के की उम्र 21 साल कर दी गई। तो अब आप में इसमें विशेष क्या आया? इसमें विशेष क्या आया? फिर आपने कहा जी हम जो है लड़कियों को अधिकार दे रहे हैं, हम लड़कियों को पिता की पैतृक संपत्ति में अधिकार दे रहे हैं। 1956 से शुरुआत हुई और 2005 में संशोधन हुआ। 2005 से यह अधिकार है कि लड़कियों को उसके पिता की पैतृक संपत्ति पे अधिकार है, और पिता ने जो संपत्ति खुद अर्जित करी है उसे वो किसी को भी दे सकता है, पुत्र को दे चाहे पुत्री को दे। वो तो पहले से संविधान में अंकित है। मुझे तो कल संसदीय कार्य मंत्री जी कह रहे थे कि इस ड्राफ्ट को बनने में 20 महीने लग गए। कट कॉपी पेस्ट आजकल तो कंप्यूटर में बड़ा आसान है, उसी को करने में 20 महीने का समय लग गया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये उत्तराखंड हो चाहे भारत हो, वो परंपराओं का देश है, वो संस्कृति का देश है, वो विविधता का देश है, वो धार्मिक मान्यता का देश है, अलग अलग धर्मों की मान्यता का देश है। सबके अलग अलग धर्म है, एक ही धर्म में भी अलग अलग मान्यता है। जैसे अभी आदेश चौहान जी ने कहा, सुबोध उनियाल जी की चाची की मृत्यु स्वर्गवास हुआ तो उन्होंने बाल कटाए, प्रेमचंद अग्रवाल जी ने नहीं कटाए, उनके भाई की मृत्यु हुई। ये अपनी अपनी मान्यताएं हैं, दोनों हिंदू धर्म के हैं। हिंदू धर्म के अंदर ही अलग अलग मान्यताएं हैं, हिंदू धर्म के अंदर ही शादी के अलग अलग तरीके हैं। सभी धर्मों की अपनी संस्कृति है, सभी धर्मों की अपनी विचारधारा है, और जो हमारे धर्मों में शादी की परंपरा है वो धार्मिक के हिसाब से है। शादी कानूनी तो रजिस्टर्ड होती है, लेकिन हिंदू जो है अग्नि के 7 फेरे लेते हैं, सिख भी फेरे लेते हैं, क्रिश्चियन जो है चर्च में जाकर करते हैं, हम लोग जो है मंदिर में भी कर लेते हैं। अलग अलग तरीका है सबका। तो ये धार्मिक परंपराएं हैं जिनसे ये देश चल रहा है। यही हमारे देश की खूबसूरती है कि सबके धर्म की अपनी परंपराएं हैं, सब एक दूसरे का सहयोग करते हैं, सब एक दूसरे का सम्मान करते हैं, सब एक दूसरे को जानते हैं। इन सब चीजों में तो मुझे ये लगा कि ये सारा जो विधेयक है ये कट कॉपी पेस्ट है। जो इसका प्रचार बाहर विस्तार से किया जा रहा था कि भाई यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता कानून, तो सबको बड़े समान अधिकार मिलने वाले हैं।
तो ये तो मिले हुए अधिकारों की बात है। हां, एक विशेष उपलब्धि है, एक विशेष उपलब्धि है जो युवाओं की गोपनीयता को भंग करने के लिए, उनकी आजादी को खत्म करने के लिए, उनकी जो अपना एक जीवन होता है, युवा अवस्था जो पड़ाव है, उस पर डंक मारने की कोशिश की गई है। एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि भाई आप शादी करोगे तो उसे रजिस्टर्ड कराओगे, दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि आप लिविंग रिलेशन में रहोगे। लिविंग, अरे मैं आपसे बात सुन लीजिए, अरे बात तो सुन, अरे भाई, अरे मैंने कहा क्या, ये तो सुन लो भाई, जल्दीबाजी क्या की आपको, आप बिल्कुल सारे आपके सब सवाल, सारे सवालों, सहवास, लिविंग रिलेशन नहीं कहता मैं, आप लोग हिंदी का बड़ा प्रयोग होता है, सहवास, और सारे भाई बैठे हुए हैं मेरे यहाँ पे, और गूगल का जमाना है, सहवास का हिंदी अर्थ आप गूगल पे चेक करिए क्या है। सब लोग, आप लोग अभी तो बंद होंगे या अभी कुछ लोग करेंगे भी। सहवास जो शब्द इसमें यूज किया गया है, लिविंग रिलेशन जो हिंदी में है, सहवास, साथ रहने का व्यापार, कौमा संग, साथ, मैथुन, रीति, संभोग, स्त्री संभोग, ये सहवास हमारी राजकीय भाषा का भी अपमान है। इस शब्द का अर्थ तो कम से कम यूसीसी में अगर आप लाए हैं और ड्राफ्ट में लिख रहे हैं तो इस शब्द का हिंदी अर्थ तो कम से कम देख लिया जाता। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपने कहा लिविंग रिलेशन में जो रह रहे हैं वो रजिस्टर्ड होने चाहिए। आप एफिडेविट देंगे, पहले तो 21 साल से जो नीचे होंगे उनके माता पिता को सूचना जाएगी, चलो बड़ी अच्छी बात है भाई, लेकिन भारत का संविधान कहता है कि 18 साल से ऊपर का युवा महिला और 21 साल से ऊपर का पुरुष, उसके अपने स्वतंत्र अधिकार हैं। क्या हम उसे ओवरलैप कर सकते हैं? ये संविधान में सोचने का और देखने का विषय है कि उधर तो भारत का संविधान कहता है कि 18 साल से ऊपर की लड़की और 21 साल से ऊपर का लड़का अपने सब कामों के लिए स्वतंत्र है, लेकिन यहां कहते हैं कि उनके माता पिता को एफिडेविट भेजा जाएगा। चलो भैया बहुत अच्छी बात है। लिविंग रिलेशन रजिस्टर्ड किया जाए, आपने कहा, भाई बड़े जोरों से बोलने लगे थे, बड़ी अच्छी बात है। लिविंग रिलेशन को आप रजिस्टर्ड करेंगे, 1 महीने के अंदर रजिस्टर्ड, कोई सबूत कुछ नहीं चाहिए, उसको रजिस्टर्ड कर लेगा, और आपको जब अलग होना है आप एक चिट्ठी दे देंगे, आप अलग हो जाएंगे। तो हमारी संस्कृति और हमारे उत्तराखंड में इतना साहस किस माता पिता के अंदर है जिसको ये पता चलेगा कि ये लड़की या लड़का शादी से पहले लिविंग रिलेशन में दूसरे के साथ रह रहे थे? किसके अंदर साहस है? आपने एफिडेविट जमा कर लिया, आरटीआई के माध्यम से सारे नाम किसी ने मांग लिए, आपने नाम दे दिए, उसके बाद वो जब लिविंग रिलेशन में अलग हो जाएंगे तो उनकी शादी कैसे होगी? हमारे समाज में सामाजिक दृष्टिकोण भी कुछ है। आप अरे सुन तो लीजिए, मैं आपसे कह रहा हूं, अरे बिल्कुल सही है, बोलने दो। मैं कह रहा हूं हमारे प्रदेश में अन्य राज्य से लोग आएंगे जिनको लिविंग रिलेशन में रहना है, क्योंकि हमारे पास तो एफिडेविट देना है, रजिस्टर्ड रहने का कानूनी अधिकार है। अरे अधिकार है नहीं, अरे उत्तर प्रदेश में जिसको लिविंग रिलेशन में रहने में परेशानी है वो आके उत्तराखंड में एक कमरा ले लेगा, वो एफिडेविट दे देगा, यहां रह लेगा। मुझे तो उस बात का नहीं है। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, आप भी अपनी बात बोलिएगा, मुझे बोलने दीजिए। मैं आपसे कह रहा हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी अभी प्रेस करेंगे या संसदीय कार्य मंत्री जी करेंगे। अब बाहर उत्तराखंड का नाम इस बात से जाना जाता है, भाई उत्तराखंड
धार्मिक पर्यटन के लिए जाना जाता है, देवभूमि है। उत्तराखंड प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाना जाता है। उत्तराखंड अपने वातावरण के लिए जाना जाता है। उत्तराखंड 12th तक की एजुकेशन, जो यहां की शिक्षा है, पूरे देश में उसके लिए जाना जाता है। लेकिन आज जब यूसीसी की प्रेस होगी, उसमें जब पत्रकार पूछेंगे और आप लिविंग रिलेशन में ये कहेंगे कि एफिडेविट देने के बाद यहां लिविंग रिलेशन में कोई भी रह सकता है, वो शादीशुदा नहीं होना चाहिए। तो हमारे प्रदेश में जितने लोगों को लिविंग रिलेशन में कहीं रहना है, उत्तराखंड आके रहेंगे। मैं ये कहना चाहता हूं, सनातनी परंपरा की बात हम कर रहे हैं, धर्म की बात हम कर रहे हैं, संस्कृति को बचाने की बात हम कर रहे हैं, संस्कृति को पुनर्जीवित करने की बात हम कर रहे हैं। हमारी जो संस्कृति है, सनातनी संस्कृति है, उस सनातनी संस्कृति को हम पुनर्जीवित करेंगे। आज हम पहाड़ की जो परंपरा है, उन परंपराओं को जिंदा करने में लगे हैं। जो हमारे सिख भाइयों की पुरानी परंपराएं हैं, उन्हें जिंदा करने में लगे हुए हैं। आज हम भगवान श्री राम के त्याग और उनके समर्पण की बात, हम उसको जिंदा करना चाहते हैं कि भगवान राम सीता माता के बाद जब कहा कि यज्ञ होगा, यज्ञ में कोई जो अकेला व्यक्ति शादीशुदा नहीं बैठ सकता, तो उसके लिए सोने की मूर्ति माता सीता की बनाकर, दोबारा शादी नहीं कर माता सीता की सोने की मूर्ति बनाकर उसको रखकर उस यज्ञ में भगवान राम ने यज्ञ किया। और आज हम जो है लिविंग रिलेशन में हम कह रहे हैं कि आप हमारे यहाँ रजिस्टर्ड रहिए, उसके बाद आप आजाद हैं। इसमें सोनू विक्की टोनी करके ना नाम कलावा पहन के जो नाम बदल के रहते हैं ना लिविंग रिलेशन में, वो कहेगा इसमें। ये देखिए, अब आप कहते हैं, आप विशेष समुदाय की बात करते हैं, आप कहते हैं आप तुष्टीकरण की बात करते हैं। अरे भैया, आप सुनिए माननीय सदस्य, आप लोग एक दूसरे को देखकर बात ना करें, मुझे देखकर बात लिविंग करें। रिलेशन की जो बात कर रहे हैं, इसमें करें। किसी भी जाति के, किसी भी धर्म के, किसी भी वर्ग के एक दूसरे के साथ अगर वो अविवाहित हैं, रह सकते हैं, वैध है। नाम बदल के नहीं रह सकते। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे उत्तराखंड को जो देवभूमि कहा जाता है, जो हमारे उत्तराखंड की संस्कृति है, जिसे हम जिंदा करने की बात कर रहे हैं। मैं तो ये कहता हूं कि इसको बैन करना चाहिए था, लिविंग रिलेशनशिप को ये बैन करना चाहिए था उत्तराखंड में। इस उत्तराखंड में ऐसी चीजें नहीं बर्दाश्त की जाएंगी। लेकिन यूसीसी के नाम पर अब हमारी पहचान एक नई भी हो गई मंत्री जी। यूसीसी के नाम पर हमारी एक नई पहचान हो गई उत्तराखंड की। आप सही नाम दीजिए, आधार कार्ड एफिडेविट दीजिए, उत्तराखंड में आइए और लिविंग रिलेशन में रहिए। और उत्तराखंड में अन्य राज्यों के बच्चे जो पढ़ने आते हैं, उनको हम क्या शिक्षा दे रहे हैं, हम उनको किस चीज के लिए मोटिवेट कर रहे हैं। और दूसरी बात, आप उसका जो रिकॉर्ड रख रहे हैं, उस रिकॉर्ड को आरटीआई में मांगेगा, तो उस पर जो सामाजिक दृष्टि होगी, उसका जिम्मेदार कौन होगा। और मैं दूसरी बात, एक चीज और कहना चाहता हूं, कंक्लूड करिए। संविधान में जैसे कल माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने यह कहा कि सिविल कोर्ट की बात जब भारत का संविधान बना था तब भी हुई थी। उस समय के नीति निर्माताओं ने, उस समय के संविधानकारों ने उस समय की परिस्थिति के हिसाब से जो लागू किया था वो सही है। उन्होंने तब सोचा था कि आगे ये होना चाहिए, लेकिन कैसे होना चाहिए, किस तरीके से होना चाहिए था, वो महत्वपूर्ण है। संविधान निर्माताओं ने ही अपेक्षा की थी उनके। अरे मैं वही कह रहा हूं मुन्ना सिंह जी, मैं वही कह रहा हूं। जब दिल्ली से हमारे खटीमा को रोड बन रही थी, उस समय के जो लोग थे, जो मंत्री थे, उनको ये था कि 4 बसें चलती है और 4 बसों के लिए एक रोड की जरूरत है, पहले रोड पहुंचानी है। आज के नीति निर्माताओं ने कहा उसे चौड़ी करनी है, आज व्यवस्था बढ़ गई है, तो उन्होंने वो स्पेस छोड़ा, उन्होंने वो जगह छोड़ी, उन्होंने वो छोड़ा। वो उस समय ये सोच सकते थे कि जरूरत पड़ेगी। आपकी बुद्धिमत्ता देखिए। मैं आपसे काम किया नहीं, मैं कह रहा हूं भाई, बिल्कुल अगर आप लोगों को ये लगता है कि जो लिविंग रिलेशन में एक तो युवाओं के जो स्वतंत्रता का अधिकार है, जिसमें गोपनीयता का अधिकार है, आप उसे रजिस्टर्ड करके आगे
कैसे ये होगा ये समझ में नहीं आता। अध्यक्ष जी मैं धन्यवाद करता हूँ आपको कि आपने माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, सहवाग शब्द का अर्थ मैं सभी से चाहूंगा कि आप जरूर गूगल कर लेना। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे बहुत विद्वान साथी ने 2-3 बातें कही, मैं उनको थोड़ा स्पष्ट कर दूं। आपने कहा कि ये ड्राफ्ट कमेटी 20 महीने तक मैं करती रही और 20 महीने में इन्होंने कट कॉपी पेस्ट की इन्होंने। शायद कल आप रहे हो तो मुझे लगता है कि ये भी ध्यान आया होगा, मैंने कहा था 20 महीने तक इस कमेटी ने इतनी बैठकें की, इतनी जगह उन्होंने जाके संवाद किया और माणा से शुरू होके और सभी स्टेक होल्डर्स के साथ बैठ के सबके साथ, और 2,32,000 इसमें सुझाव प्राप्त हुए। शायद आपको जानकारी, तो मैंने ये कहा था। एक दूसरा, जो आपने शादी की बात कही, हिंदू परंपराएं, मुस्लिम परंपराएं, ये बात ठीक है कि हमने ये कहा है कि उसमें रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, लेकिन साथ में ये भी कहा गया है यूसीसी के अंदर कि जो हिंदू रीति से शादी करने वाले हिंदू मतावलंबी होंगे तो उसमें किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होगा। उसी प्रकार से मुस्लिम या दूसरे धर्म के जो लोग हैं वो जो परंपरा से अपने यहाँ शादी करना चाहें उसी प्रकार से उनकी शादी परंपराओं में कोई प्रतिबंध नहीं होगा। तीसरी बात, जो आपने लिव इन रिलेशनशिप में बहुत व्याख्यान दिया, मुझे समझ से परे है मेरी, क्योंकि मेरे पास बुद्धि थोड़ा कम है। अभी आप तो कह रहे हैं कि युवाओं के जो है उस पर आप रोकने का डंक डाल रहे हैं, क्या शब्द बोला मैं समझ नहीं पाया, और उधर बाद में कह रहे हैं कि साहब ये हमारे देवभूमि को इस प्रकार से आप कर रहे हैं। मतलब क्या आप चाह रहे हैं वो बताइए ना। आप रजिस्टर करके आमंत्रित करिए। नहीं, क्या चाह रहे हैं वो बताएं। आप चाह रहे हैं कि यहाँ लिव इन रिलेशनशिप होनी चाहिए, यानी कि विरोधाभासी बयान आपका दिख रहा है। वो लोग लिव इन में रहेंगे, उसके बाद अगर शादी होती है तब उस समय दिक्कत आएगी। जिस प्रकार से एक मिनट अरोड़ा जी एक मिनट, मोहन सिंह जी नहीं दिया मोहन दा, तुम देते ना, विक्रम पड़ोस में रहते हो, देना चाहिए था। जिस प्रकार से अभी, हालांकि ये बात ठीक है कि हमारे माननीय वर्ज बोल रहे थे हमें नहीं बोलना चाहिए, शिव अरोड़ा ने जो बात कही कम से कम उसकी गंभीरता भी समझनी चाहिए। जो लोग आज नाम बदल के इस प्रकार का यहाँ हमारे देवभूमि में कुकृत्य कर रहे हैं, क्या आप उसको प्रोत्साहित करना चाह रहे हैं? हम तो नहीं कर रहे। माननीय अध्यक्ष जी, क्योंकि सम्मानित मुख्यमंत्री जी भी यहाँ बैठे हुए हैं, गैरसैंण जब सत्र हुआ था तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने गैरसैंण में सदन के पटल से एक घोषणा करी थी कि जो भी पीसीएस के अभ्यर्थी थे या जिन लोगों ने देहरादून में प्रदर्शन करा था, जो भी उनपे चार्जेस लगे थे या जो पुलिस की कार्रवाई थी, उसको मैं ड्रॉप करने की घोषणा करता हूं। वो अभी तक पूरी तरीके से नहीं हो पाएगी। मेरे को कई अभ्यर्थियों का फोन आया है, मैम मुख्यमंत्री जी की घोषणा है तो व्यवस्था का प्रश्न, प्रदेश की व्यवस्था भी है और सदन की गरिमा की बात है। माननीय अध्यक्ष जी, सदन की गरिमा का विषय भी है, सदन की गरिमा का विषय भी है। विक्रम सिंह नेगी जी, अच्छा चलिए, माननीय मुख्यमंत्री जी बता रहे हैं, चलिए बता रहे हो, बड़ा चलिए बोल रहे हो। माननीय अध्यक्ष जी, नहीं कोई बात नहीं, इन्होंने पूछ लिया है तो मैं एक बार बता ही देता हूँ उनको। ऐसा है, मैंने सदन में घोषणा करी थी माननीय अध्यक्ष जी गैरसैंण में, और ये हमारे उन युवाओं के लिए करी थी। मैंने कहा था जो भी परीक्षा में भाग लेने वाले जो भी अभ्यर्थी होंगे, जो भी परीक्षा में भाग ले रहे होंगे, ये नहीं कि गुंडे बदमाश कोई आए होंगे उनका वापस नहीं करेंगे जी। हाँ, अगर कोई ऐसे हो तो आप मुझे दे, आप भाग लेने वालों की नहीं हुई, आप मुझे दे दीजिए, मैं सबके वापस। जी जी जी, धन्यवाद, बहुत धन्यवाद आपका। माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे यूसीसी पर बोलने का अवसर दिया, मैं आपका आभारी हूँ। अध्यक्ष जी, सरकार की तरफ से समान नागरिक संहिता यूसीसी उत्तराखंड 2024 का प्रस्ताव आया। उसमें विवाह विच्छेदन, तलाक, उत्तराधिकार, सहवासी संबंध आदि बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों को लिया गया। और जब से इस पर चर्चा हुई, हम लोगों की मंशा थी, उत्सुक थे कि उपरोक्त सभी विषय जिन पर आधुनिक समाज को सोचना चाहिए और आज इन पर काम करने की आवश्यकता है।
अच्छा होता कि इस वक्त केंद्र में बीजेपी की सरकार है और सरकार ही अगर केंद्र सरकार समान नागरिक संहिता कानून लाती तो एक अम्ब्रेला एक्ट बनता जो पूरे देश पर लागू होता है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। हमारे प्रदेश की आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है, हमारे प्रदेश का पैसा भी इस पर लगा। ये नवोदित प्रदेश है, इसे और बहुत कुछ कार्य करने की आवश्यकता है। रोजगार, अस्पतालों में डॉक्टर की दवाई व्यवस्था करने के लिए पैसे की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन अगर केंद्र सरकार इसको बनाती तो पूरे देश पर यह लागू होता और सब इसका पालन करते। क्या बीजेपी केंद्र सरकार ने इस कानून को लाने के लिए मना कर दिया और राज्य के लोग, यह राज्य संघर्ष साधकों से बना है। विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, पानी, बिजली इस राज्य की आवश्यकता है। इस राज्य को प्रयोगशाला के रूप में उपयोग न किया जाए। पहला प्रयोग हिंदुस्तान में उत्तराखंड में किया जा रहा है। हमारी आवश्यकताएं, हमारी समस्याएं मुंह बाएं खड़ी है, हम पर इन सब पर भी विचार करने की आवश्यकता है। महोदय, आपने ड्राफ्ट को लिखते लिखते, इस महत्वपूर्ण ड्राफ्ट को लिखते लिखते पार्टी का एक चुनावी पंपलेट बना दिया और उत्तराखंड की जनता ने बीजेपी को बहुमत दिया। धामी जी युवा मुख्यमंत्री हैं, उनसे प्रदेश को बहुत सारी उम्मीद और आशा है। प्रगतिशील समाज उम्मीद करता है कि आप शादी की उम्र को बढ़ाएंगे, क्योंकि उसे आपने छेड़ा नहीं। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के सेक्शन 5 में लड़की की उम्र 18 साल और लड़के की उम्र 21 साल का प्रावधान है। हालांकि ये कानून 70 साल पुराना है। उस वक्त औसत उम्र लगभग 40 वर्ष थी, आज औसत उम्र 70 वर्ष है। 70 साल में हमारी सरकारों ने महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम के तहत सभी क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। शिक्षा के लिए अनेक विश्वविद्यालय खोले, लड़कियों के लिए विशेष वजीफा दिया, महिला कॉलेज खोले, महिला अध्यापकों के लिए विशेष भर्ती अभियान शुरू किए गए। विश्व का सबसे बड़ा कार्यक्रम ICDS समेकित बाल विकास कार्यक्रम मतलब आंगनबाड़ी कार्यक्रम पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की दूरदृष्टि का परिणाम है। महोदय, 18 साल की लड़की अगर गर्भवती होती है तो उसके गर्भ संबंधी समस्याओं से मरने के अन्य महिलाओं के मुकाबले दुगने चांस होते हैं। आशा है पिछले 5 साल में गर्भावस्था संबंधी समस्याओं के कारण 800 से अधिक महिलाओं की मृत्यु हुई है। क्या आपके इस समान नागरिकता कानून में इससे संबंधित कोई प्रावधान है? विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रेशन 2010 से पहले से ही है, इसकी भी आवश्यकता महसूस नहीं होती और यदि 2010 के अधिनियम में कोई कमी रह गई तो इसको संशोधित किया जा सकता था। मानव तस्करी से समान नागरिक संहिता में विवाह के पंजीकरण संबंधित विषय को जोड़ने से जो राज्य में मानव तस्करी के तहत महिलाएं गायब हुई है या हो रही है उस पर कोई रोक लगेगी। मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार सूचना के अधिकार के कानून के तहत सूचना मांगने पर राज्य सरकार की तरफ से जवाब मिला कि जनवरी 2021 से लेकर मई 2023 तक यानी इन 29 महीनों में 3,854 महिलाएं और 1,134 लड़कियों के गुमशुदा होने की रिपोर्ट दर्ज की गई है। ये लड़कियां कहां और क्यों गायब हुई? क्या सरकार इस विषय पर चर्चा करने के लिए कोई विशेष सत्र बुलाएगी? उत्तराखंड में लड़कियां गायब हो रही है, जबकि दूसरी तरफ हजारों की संख्या में युवा लड़कों की शादी भी नहीं हो पा रही है क्योंकि लड़के बेरोजगार हैं और आपकी सरकार नौकरी नहीं दे पा रही है। माननीय महोदय, कंक्लूड करिए। अनेक वर्गों विशेषकर अनुसूचित जनजाति को छोड़कर 3 लाख जनजाति पर यह कानून लागू नहीं होगा तो ये समान नागरिक संहिता कहां से हुई? अंत में उत्तराखंड राज्य की अवधारणा में उत्तराखंड मूल के लोगों की जल जंगल जमीन बचाने, उन्हें रोजगार और मौलिक अधिकार की सुविधाएं देने का विचार था। राज्य आंदोलनकारियों ने राज्य के मूल निवासियों को स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और विकास की मूलभूत सुविधाओं की मांग के लिए अपना सर्वोच्च न्योछावर किया।
आज राज्य का युवा मूल निवास और भू कानून की मांग के लिए आंदोलनरत है। रोजगार की मांग करने वालों, भर्ती घोटालों के खिलाफ उठाने वालों पर लाठीचार्ज कर रहे हैं। कंक्लूड करिए को अपराधियों से बचाने के लिए माननीय सदस्य अपनी बात को कंक्लूड करिए, पढ़ना बंद करिए। अंत में निवेदन करना चाहता हूं, आपने पूरा पढ़ लिया। सब कमियों को देखते हुए इस विधेयक को प्रवर समिति को भेजने की कृपा करें। माननीय सदस्य श्री मनोज तिवारी जी, नहीं, माननीय सदस्य हरीश सिंह जी, हरीश सिंह जी। आपको कोई शक है माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी? माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे यूसीसी पे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मैं ज़्यादा नहीं बोलूंगा। अभी इसमें बहुत सी कमियां दिख रही हैं। इसमें जैसे वयस्क व्यक्तियों की सहमति, लिव इन रिलेशन का मामला है। ये मैं नहीं, मैं एक किसी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूँ। तो ये उत्तराखंड महिला समूह के द्वारा जो दिया गया है, काफ़ी इसमें जो है भ्रांतियां हैं। जो पूरे देश में महिलाओं का जो एक विचार था, जिस तरह से महिलाएं चाहती थी कि एक सशक्त कानून बने, ये उसी का ड्राफ्ट है। अगर मैं इतना पढ़ूंगा तो काफ़ी समय लगेगा। मैं इस पे जो कुछ चीज़ों पर उन्होंने चिंता जाहिर की है, जैसे लिव इन रिलेशन पे है, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के जो है संबंध उसमें जो है जो इस पर कुछ नहीं दिया गया है। बाल विवाह सामान्य घोषित पे है और धार्मिक व्यक्तिगत जो है कानून पे है। हिंदू कानून विरासत समान प्रावधानों के अस्तित्व बनती है और इसमें जो है विवाह अनिवार्य पंजीकरण पे है। तो ऐसे कई मामले हैं। मैं मानता हूं कि जो है यूसीसी लाना बहुत अनिवार्य भी था और बहुत ज़रूरी भी है, लेकिन मुझ पर इसमें लगता है कि कहीं ना कहीं हमने कुछ जल्दीबाजी की है। तो आज फिर मैं अपने समस्त जितने भी साथियों ने बोला उनके साथ अपने को संबद्ध करते हुए, और जो हमारी उत्तराखंड महिला समूह की जो हमारी बहनें हैं, जो उनकी चिंता है, जो उन्होंने इसमें चिंता जाहिर की है कि उनकी जो बरसों मांग थी, ये केवल उत्तराखंड में नहीं पूरे देश में, उनका ये कहना है कि उत्तराखंड ये पहला राज्य है जो इस कानून को लागू कर रही है। अगर ये उत्तराखंड में लागू हो जाएगा, अगर उनकी चिंताओं को जो वो जाहिर करते हैं, तो अन्य राज्य भी उसी तर्ज पर चलेंगे, जिससे कि महिलाएं जो अपना अधिकार चाहती हैं वो पूर्ण रूप से उनको अधिकार नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि ये जो मातृ शक्तियों का जो एक ये ड्राफ्ट है, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को भी दूंगा, तो इसको एक बार फिर हमारी जो है यहाँ पे जितने भी साथी हैं इस विधानसभा में और सरकार इस पे एक बार गहन चिंता व्यक्त करते हुए इस पे मनन करे और इसको प्रवर समिति को सौंपे और ऐसा एक जो है यूसीसी का जो कानून ऐसा ड्राफ्ट बने जो पूरे प्रदेश में नहीं पूरे देश में जो है एक नजीर पेश करे और जो महिलाओं की हमारी बहनों की जो एक चिंता है वो चिंता दूर हो। क्योंकि सुबह सुबह उनका मेरे को फोन आया कि उत्तराखंड राज्य इसको लागू कर रहा है, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं, लेकिन उनका ये कहना है कि इसमें अभी भी जो उनकी चिंताएं हैं, जो उनकी पूरे देश में मांग है, वो वहां पर जाहिर नहीं है। तो उनका भी ये कहना है कि इसको जो है प्रवर समिति को सौंपा जाए ताकि उनकी हितों की रक्षा हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वक्तव्य को जो है खत्म करता हूं और मैं उम्मीद करूंगा कि युवा मुख्यमंत्री जी ने इस पे जो है पहल किया है, तो निश्चित तौर पे महिलाओं की हमारी मातृशक्तियों की जो उनका एक जो ड्राफ्ट उनकी तरफ से आया उस पर ध्यान दें और इस प्रदेश में एक ऐसा कानून बने कि पूरे देश में उसकी जो है नजीर पेश हो। इसके लिए आप भी जो है सहमति प्रदान करें और इसको प्रवर समिति को जो है दें और अगली बार जब यूसीसी का जो ड्राफ्ट इस सदन में आए बजट सत्र के दौरान, तो हमारा एक एक साथी उसमें तारीफ न करें, जो है आस्थाओं पर न जाएं। जिस तरह हमारे कल जो है संसदीय मंत्री जी बोल रहे थे, और मैं उनसे ये भी चाहूंगा कि आप जिस पद पे बैठे एकदम हाइपर न, क्योंकि ये जहां पर जो साथी बैठे हैं ये अगर कुछ सीखे हैं तो आप ही के द्वारा सिखाई गई सीख है। क्योंकि जब मैं भी, क्योंकि आप हमसे सीनियर हो, पहली बार जब इस उत्तराखंड की विधानसभा में आया था 2012 में, हम सत्ता पक्ष की ओर थे और आप यहाँ थे, तो हमने देखा आप पर्चियां जो है फाड़ फाड़ के माननीय पीठ की ओर फेंकते रहे, लेकिन हमने वो सीख नहीं ली। लेकिन कई चीजों में क्योंकि मुझे भी याद है एक बार मैं व्यक्तिगत किसी में बोलने लगा
और जोर से बोलने लगा तो आज प्रकाश पंत जी याद आते हैं। उन्होंने कहा बाहर बुला के, बोला हरीश भाई ये विधानसभा है, इसमें हम जितनी मर्यादा में रहेंगे, जितने शिष्टाचार पर रहेंगे, तो उसके जो है पूरे प्रदेश में एक मैसेज जाएगा। तो आपसे भी निवेदन है कि आप उग्र न हो, अगर कोई साथी अगर आक्रोशित है तो आप उसको जो है शांत करने का काम करें। धन्यवाद। माननीय सदस्य अध्यक्षा जी, मेरे छोटे भाई हरीश ने बहुत अच्छी नसीहत दी है, मैं उसका धन्यवाद कर रहा हूँ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये जो हाइपर वाली स्थिति मैंने भी आप ही से सीखी, और नहीं, सीखने की कोई उम्र नहीं होती, कोई भी आदमी किसी से भी सीख सकता है। अब तो काफी शांत हो गए हैं। हाँ, 17 से 22 में तो बहुत ज्यादा हल्ला होता था। और दूसरा माननीय अध्यक्ष, एक मुझे बहुत अच्छी बात लगी कि हमारे भाई हरीश ने कहा कि इसे प्रवर समिति को सौंप दिया जाए। तो इनके पास कुछ महिलाओं का फोन आया कि इस विषय को प्रवर समिति को सौंप दिया जाए। तो बहुत जागरूक है आपकी महिला, मैं उनका धन्यवाद कर रहा हूँ, उन्हें पता ही प्रवर समिति क्या चीज है। माननीय सदस्य इंजीनियर रवि बहादुर जी। धन्यवाद। हमारे पक्ष से कोई विरोध नहीं कर रहा, हम लोग आपके सब उसका समर्थन कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसा न हो कि जिससे अन्य राज्यों में। वैसे हरीश ईमानदार से तुम्हारे से उम्मीद थी कि तुम इसका प्रशंसा ही करोगे, लेकिन तुमने प्रवर समिति वाला विषय ठीक नहीं किया। माननीय सदस्य रवि बहादुर जी। देखिए, विरोध किसने किया? सबने प्रवर समिति की मांग की है। वे विरोध कोई नहीं कर रहे ना, आप ही विरोध करवा रहे हैं। अच्छे में देखो, आप ही करवा रहे हैं। अच्छा, बोलने दीजिए, चलिए बोलिए। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी, आपने समान नागरिक संहिता पे मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया, और सबसे ज़्यादा आपको धन्यवाद करता हूँ, आपको नमन करता हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ। उम्मीद ये थी कि शायद हमें चर्चा का भी समय ना मिले। जिस तरीके से सरकार ने उतावलापन इस यूसीसी को लागू करने में दिखाया, मैं अपनी बात रखूं उससे पहले मैं एक जयकारा जरूर लगाऊंगा। जय सिया राम। जय सिया राम। जय सिया राम। कारण महिलाएं हमारी प्रथम होती हैं। हमारी महिला मंत्री जी ने भी कल बताया कि स्वर्णिम दिन है। हम मानते हैं, हम डिनाई नहीं कर रहे हैं, हम विरोध में भी नहीं है, पर हम चर्चा चाहते हैं, संवाद चाहते हैं, क्योंकि हम कांग्रेस हैं और कांग्रेस हमेशा संवाद में विश्वास रखती है। अभी बात हो रही थी, मैं इस लायक नहीं हूं कि संसदीय कार्य मंत्री जी के सामने बोल पाऊं, पर उन्होंने भी, हमारे बड़े भाई ने कहा कि उतावलापन दिखा देते हैं, उग्र हो जाते हैं। अभी उतावलेपन में फिर वो बोल गए क्या सियाराम कर रहे थे, अभी बोले, रिकॉर्ड में है, इसलिए बता रहा हूं कि जय सिया राम। प्यार से बोलते हैं जय सिया राम। हंसी आती है। सारे सियाराम वाले हैं, हम भी सियाराम वाले, हम भी आप ही के हैं। बस यही तो हम चाह रहे हैं, आप सियाराम बोले। हम कोई दूसरे प्लैनेट के नहीं है। हमारे घर में तो माननीय मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष जी, जय कृष्ण, माननीय अध्यक्ष जी, हमारे तो घर में भी पूजा जब होती है जब हमारी दहली पूज दी जाती है और सीताराम लिखा जाता है। रक्षाबंधन पे भाई की कलाई पे राखी जब बांधी जाती है, जब सीताराम लिखा जाता है, सियाराम लिखा जाता है। तो ये जो ये एग्रेशन, ये क्रोध, नारा मार के पड़ोसी को जगाना, उससे अगले पड़ोसी को जगाना, कहीं ना कहीं चीजें थोड़ी सी, यही हमारा मिसकम्युनिकेशन है। आपने आज मुझे बोलने का अवसर दिया है, और ये मेरी एक सदस्य होने के नाते मेरा सौभाग्य भी है कि मैं इतनी महान हस्तियों में बैठ रहा हूं और ऐसे माहौल में बैठ रहा हूं जिसमें बड़ी चीजें सोच समझ के बोलनी पड़ती हैं। कल जब एक सदस्य के नाते जब कोई बात रखी जाती है, आज मैं कुछ बोलूंगा और मेरी अगर स्लिप टंग होती है या जो भी मैं कुछ ऊपर नीचे करता हूं, सदस्य हमारे जो कार्य मंत्री है, मंत्री जी हैं, वो सुधारने का कार्य करेंगे। कल चीजें इन्होंने भी कुछ बोली कि 60 साल पहले क्यों नहीं हुआ। माननीय हमारे मदन कौशिक जी भी बोले कि 2 मंत्री थे, वो उस वक्त रिजाइन कर चुके थे। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आज कुछ बताना चाहता हूं कि 60 साल पहले या 70 साल पहले हमारे सीएलपी साहब ने भी बताया, हमारे नेता प्रतिपक्ष जी ने भी, कि 71 में भी यूसीसी के लिए हमने, हमारी जो नेता थी उन्होंने कहा था कि तैयार रहना होगा। माननीय अध्यक्ष जी, ये आजादी की, जब हम देश आजाद हुआ था, ये जब के फोटो हैं। ये जब का भारत है कि भैंस पे बैठ के महिला जलंधर का पुल पार कर रही है। ये आपका मुंबई का फोटो है जब देश आजाद हुआ था। ये एक फोटो और दिल्ली का है, दिल्ली के बाजार का।
ये वो देश था जो बंटवारे का दंश झेल रहा था, भूखमरी कागार पे थी, औसतन आयु आदमी की 30 वर्ष होती थी। 5 बच्चों में से सिर्फ एक ही जीता था। लाल गेहूं बाहर से आता था। उसके बाद पाकिस्तान से युद्ध, चाइना से युद्ध, पर जो हमारे सम्मानित उस वक्त प्रधानमंत्री थे स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने कभी रोना नहीं रोया। उन्होंने पिछली सरकार या अंग्रेजों पे ये बात नहीं रखी कि वो कुछ दे के नहीं गए हैं, उन्होंने ऐसा कर दिया इसलिए मैं ये नहीं कर पा रहा हूं, उन्होंने ऐसा कर दिया मेरे हाथ बांध लिए, ये कर दिया। उन्होंने रोना नहीं रोया। उन्होंने 19वीं सदी में 21वीं सदी के सपने दिखाए हम लोगों को। उन्होंने एम्स बनाया, IIM बनाया, IIT बनाया, इसरो बनाया, उन्होंने भेल बनाया, रेल बनाया। कुछ ऐसी चीजें दे गए जो आज जिस पे हम गर्व करते हैं। हम बाहर भी जाके गर्व से कहते हैं कि हम इंडियन हैं, हम भारतीय हैं। आज टॉप मोस्ट 10 कंपनीज में सारे CEO आपको भारतीय मिलेंगे। वो किसकी देन है? वो कांग्रेस की देन है। जो कल मेरे भाई लोग, जो मंत्री जी हमारे बताते कि 60 साल में 70 साल में कुछ नहीं किया, शायद ये उसी का परिणाम था कि उन्होंने रोना नहीं रोया। बहुत ही बढ़िया। 85 में तो सावारों केस में किया था ना, तब क्या था? तब तो आजादी थी। मेरे पिताजी फटे हुए जूतों में घूमते थे, क्या आज मैं भी घूमूं? ऐसी पता नहीं कितनी चीजें हुई होंगी। इतना बड़ा देश है। सुनिए मेरी बात, माननीय सदस्य जी, आप पहले सुनिए। समस्या यही, आप संवाद में विश्वास ही नहीं रखते हैं। आपने बोला, हमने सुना, अब हमारा बोलने का समय है, हमें बोलने दीजिए। मेरे घर आ जाना चाय पीने के लिए, मैं आपके पास आ जाऊंगा। अरे तो चाइना तो आज घुस गया। आज तो चाइना पूरा घुसा हुआ, आपने तो क्लीन चिट देने का काम कर दिया ना माननीय अध्यक्ष जी। आज क्लीन चिट दे दी गई है कि कोई नहीं घुसा। लाठी लेके इस आधुनिक युग में लाठी लेके बफर जोन आपने खो दिया भाई, बफर जोन भी खो दिया आपने। माननीय सदस्य आप बोलिए, कंटिन्यू करिए। माननीय अध्यक्ष जी बोलने देंगे तो तभी तो मैं बोलूंगा। शांत हो जाइए, बफर जोन भी खो दिया आपने। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। माननीय सदस्य शांत हो जाइए, कंटिन्यू। हमने पाकिस्तान का नक्शा बदलने का काम किया। हमने पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में, अरे साहब सुन लो यार, सुन लो प्लीज, थोड़ा सा सुन लो, छोटा भाई हूं आपका, सुनिए तो सही। हमने पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में बदलने का काम किया। यहाँ देखकर और एक बालाकोट स्ट्राइक जब हो गई, लोग फौजी बन के बाहर निकल गए। हमारे भाजपा के नेता सांसद फौजियों की यूनिफॉर्म पहन के खुद फौजी बन गए कि वो विधायक भी है, सांसद भी और फौजी भी बन गए। हमने तो पूरा का पूरा नक्शा ही बदल दिया। पर उस वक्त हमने यूसीसी में बोलो भैया, यूसीसी भी आ रहा हूँ साहब, आप यूसीसी का, आप राम मंदिर की बात कर लेते हैं, में बोलो ना, यूसीसी पे राम मंदिर में बोल दो, हमारे राम मंदिर पे बोल दो। मैं आ रहा हूँ ना, राम मंदिर में बोल दो। मैं वादा करके जा रहा हूँ, मैं यूसीसी पे ही आऊंगा। यूसीसी से बोलिए। हमारा माननीय अध्यक्ष जी, बालाकोट पे क्या हुआ? फौजी, भाजपा के नेता फौजी की ड्रेस, तो ये कल आपने तो सिखाया, आपने तो सिखाया, कल आपने तो हमारा ज्ञान बढ़ाया। फौजियों की शहादत पे आप इस प्रकार का मजाक, फौजियों की शहादत पे तो आपको मालूम है कि कौन क्या कर रहा है। आप चर्चा करेंगे, आपने बोल दिया सीता माता, आप महिलाओं को क्या सम्मान दोगे? आप तो सीता माता को सम्मान नहीं दे रहे, आप सीता माता को सम्मान नहीं दे रहे, आप जय सिया राम बोलने में भी गर्व महसूस नहीं कर रहे। आप कहते उत्तेजित नहीं हो, आप उत्तेजित क्यों हो रहे थे? अभी आप मुझे नसीहतें उत्तेजित नहीं हो, और आप कितने उत्तेजित? मेरा तो नेचुरल मेरा नेचुरल है। सदस्य कौन सी भाषा है भाई? वहां देख के बोलिए। ये पाकिस्तान बनाया किसने? चलो आप पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान बनाया किसने वो बता दीजिए। चलो पाकिस्तान किसने बनाया? पाकिस्तान उसको बताइए ना, किसी ने पाकिस्तान को किसने बनाया? पाकिस्तान को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पाकिस्तान को बनाया मुस्लिम लीग के साथ जो सरकार तुष्टीकरण के कारण, मुस्लिम लीग के साथ जो सरकार बनाते थे, तुष्टीकरण के कारण, मुस्लिम लीग के साथ जो सरकारें बनाते थे, पाकिस्तान उसने बनाया। जो 6 साल अंदर से झेल रहे हैं, वो जवाहरलाल नेहरू के कारण कांग्रेसी
जय सिया राम करता है, सीना तान के खड़ा होता है। सभी सदस्य शांत रहे, शांत रहे। मंत्री जी, जय सिया राम बोलने का मौका दिया है, हमको बहुत आपने दे दिया। माननीय मंत्री जी, माननीय सुमित, माननीय देखिए, आज हमें समझ आ रहा है कि सिया राम बोलने का मौका इन्होंने नहीं, आप बोलिए। यूसीसी में क्यों नहीं बोल रहे थे भैया? माननीय मंत्री जी, क्यों नहीं बोल रहे थे? आस्था का विषय पहले क्यों नहीं बोल रहे? माननीय मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष जी, 40 साल में यूसीसी पे बोलिए। यूसीसी पे यो बोलने का मौका तो नहीं। मैंने तो कहा संसद मैं कुछ गलत करूंगा, लास्ट में मुझे करेक्ट कर दे। आप बीच में अगर मुझे टोकेंगे तो मुझे जवाब तो देना बनेगा। अब मैं इनकी तरह बुद्धिमान तो हूं नहीं कि एक धड़ाधड़ तर्क वितर्क करता चला जाऊं। माननीय अध्यक्ष जी, मेरी उम्र 40 साल हो रही है। मुझे लग रहा है 4-5 साल की उम्र से मैं जय सिया राम ही कर रहा हूँ। ठीक है, रामलीलाओं में राम बनाऊं। सभी जय सिया राम कर रहे हैं। आप शुरू हो जाइए, आप अपना यूसीसी पे आ जाइए। यूसीसी का उल्लंघन तो संसदीय कार्य मंत्री जी यही कर रहे हैं। देखिए, कल इन्होंने बोला हम सुनते रहे, भाई आज हम बोल रहे हैं, आज हम बोल रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक भाई साहब, आप बहुत सिया राम की बात कर रहे हैं, मैं बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ आपका। क्या सीधा बोलो, सिया राम की बात कर रहे हैं। मैं यही तो कह रहा हूँ, हम लोग कल भी मैंने ये बात कही थी कि जो हमारा उद्देश्य है वो पूरा हो रहा है कि सब लोग आज भगवान श्री राम और सिया राम बोल रहे हैं। और माननीय अध्यक्ष जी, आप सिखाओगे, बैठिए आप, ज्यादा तेज मत बोलिए, तेज बोलने से ज्यादा नेता नहीं बन जाएंगे। अरे बैठिए आप, तेज बोलने से ज्यादा बन जाएंगे। माननीय सदस्य, माननीय मंत्री, ये सिया राम वाले जो है तेज बोलने से धमका रहा हूँ। संसदीय कार्य मंत्री जी, आप बोलने ही नहीं दे रहे, आप कैसे बोल सकते बैठने को? ये वो समाज से वो कैसे कह सकते बैठने को? आप बोलने उसी समाज से हैं। हाँ बैठिए, मैं बता रहा हूँ, ये वाल्मीकि समाज के, मैं आपका अभिनंदन कर रहा हूँ। लेकिन जहां अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर बना, उस एयरपोर्ट का नाम इन्हीं नरेंद्र मोदी जी ने वाल्मीकि के नाम पे रखा है। ये भी आपकी जानकारी में होनी चाहिए। और दूसरा, माननीय अध्यक्ष जी, मैं समाप्त नहीं, मैं एक विषय इनकी जानकारी में डाल रहा हूँ। ये जो बार बार सिया राम की बात कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन ये भी बता दें कि भगवान श्री राम को काल्पनिक किसने कहा था? ये किसने कहा था? ये आपकी नेताओं ने कहा था। आपने सुप्रीम कोर्ट में आरोपनामा दिया था, उसमें बता दें। श्री राम की बात कर रहे हैं, हम तो नहीं बताए ना जरा। क्या कांग्रेस के नेता कह रहे हो घर में मंदिर में पूरे श्री राम तभी तो कहेंगे आप श्री राम बहुत अच्छी बात है। माननीय सदस्य, माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी, एक मिनट। माननीय सदस्य बैठिए आप। माननीय, क्या प्रभु श्री राम की भक्ति का सर्टिफिकेट आपसे लेना पड़ेगा? बैठिए, सब लोग बैठे। आप लोग जानते हैं कि इतना इंपॉर्टेंट डिस्कशन हो रहा है, पूरा उत्तराखंड नहीं पूरा देश आप लोगों को देख रहा है। तो मैं आपसे निवेदन कर रही हूं कि आप लोग यूसीसी पे बोलें। जय सिया राम हो गया है, अब हम सब यूसीसी पे बोलें। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, बैठिए, आप शुरू करिए। माननीय रवि बहादुर जी शुरू करिए। मैं इनकी बात एग्री कर रहा हूँ। शांत रहिए। माननीय मंत्री जी आपस में ना करें, समय भी देखें। माननीय अध्यक्ष जी, देखिए बात होनी चाहिए, संवाद होना चाहिए। ये कह रहे हैं हमने महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट का नाम रखा। क्या ये दुर्भाग्य नहीं है कि उसी समाज का व्यक्ति आज धरने पे है? क्या ये दुर्भाग्य नहीं कि 1.25 साल पहले इन्होंने इस विधानसभा में ही वादा किया था कि हम ललित मोहन रियाल कमेटी लागू करेंगे? क्या आज सफाई कर्मचारी क्या 15,000 रुपए हर जगह मिल रहे हैं? क्या आज वो रिटायरमेंट का 3-3 साल का पैसा वो मांग रहा है, उसको नहीं मिल रहा? ये विषय में नहीं है, बात कर रहे तो बात होगी। अगर ये आपको कहना सिखा दिया तो ये जवाब तो फिर हमें ही देना पड़ेगा ना। माननीय हमारे गुरु ने तो रामायण लिखी है, हम तो आपको राम का नाम भी ना लेने दे। ऐसा थोड़ी होता है। उन्होंने लिख दी जो लिखना था,
उन्होंने हमें उनके दर्शन करा दिए, उसके आधार पे हम आगे चल रहे हैं। बोलिए, ये कौन सी बात है? हमने आपको राम के दर्शन करा दिए। अरे भाई आप हमारा धन्यवाद करो। भगवान वाल्मीकि के बगैर भगवान राम नहीं है, भगवान राम के बगैर भगवान वाल्मीकि नहीं है। आप लोगों ने उन लोगों को माननीय सदस्य उनको परमानेंट कर दो। माननीय, आपने बोल दिया, बहुत डिस्कशन हो गया। अब अगर आप यूसीसी पे बोलना चाहते हैं तो बोलिए, नहीं तो बैठ जाए। समान नागरिक संहिता पर जो नीति निर्देशक तत्वों के रूप में अनुच्छेद 44 में दर्ज है, उसी का रूप यदि उत्तराखंड में लागू होने वाला समान नागरिक संहिता है, तो क्या उत्तराखंड सरकार ने इस विधेयक में को लाने से पहले अनुच्छेद 14, 19, 21 और 25 में प्रयुक्त प्राविधानों में संशोधन करने का कार्य किया है? अगर नहीं किया तो मुझे विश्वास है कि सरकार ने उतावलेपन में, जल्दबाजी में, जो कि दिख रही है, अभी भी कह रहे कर दो पास, चर्चा ना करो, कर दो बस। अरे मजाक हो रही है क्या? मजाक कर रहे हो आप? इन प्रावधानों में संशोधन की गुहार लगाए बिना ही नितांत तुष्टीकरण की राजनीति करने के मंसूबों से प्रेरित होकर उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने का यह प्रयास कर रहे हैं। हम विरोध में नहीं, हम चर्चा चाहते हैं, हम बात करना चाहते हैं, हम आपको अपनी पीड़ा बताना चाहते हैं। शायद आपको 10 ज्ञान है, हमें 2। क्या अभी आप बहुत सारी चीजें सुनेंगे। क्या इस विधेयक में जनसंख्या नियंत्रण कानून का प्रावधान है? बात रखी गई है। अगर नहीं रखी गई है तो क्या ये एक्सेप्ट करेंगे कि 1992 वाला जो कांग्रेस का जनसंख्या कानून था वो ठीक है? क्या इसमें रखी गई है? नहीं रखी गई है, ये बताने का कष्ट करें। क्या इस विधेयक में लेने का प्रॉपर्टी खरीदने में क्या अपने साथी को तो बोलने दीजिए भाई, आपके साथी बोल रहे हैं, उनको बोलने क्या जनसंख्या कानून अगर 1992 वाला ठीक है तो क्या ये हम मानेंगे कि एक विशेष समुदाय को इसका जबरदस्ती हम जो है बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं और हिंदू भाइयों को भड़काने की कोशिश करते हैं? अगर जनसंख्या का इसमें प्रावधान नहीं है, उसको कम करने का नहीं है, तो ये बताने का इसमें किया जाए। क्या इसमें इस विधेयक में कानूनी विवाद जो विवाद बढ़ेंगे उसको लेके कुछ चीजें हैं? क्या इसमें उदाहरण के तौर पर अगर पत्नी मर जाती है और पति को सास ससुर की जिम्मेदारी निभानी पड़ जाती है, तो क्या वो जब अपनी ससुराल में जाएगा उसका उसके सालों से, उसके परिवार वालों से विवाद नहीं होगा? क्या उसके लिए हमने सोचा है कि हम इसमें क्या कदम उठाएंगे? अलग से कोई सेल बनाएंगे, अलग से कोई ऑफिस बनाएंगे, या सिर्फ वही पुरानी प्रणाली से चलेंगे? इसके अलावा अब कंक्लूड कर लीजिए। मैं कंक्लूड ही करूंगा। मैं कल मंत्री जी आप ही के लिए, आप प्लीज एक कल एक फोन आता आप पे मुस्लिम बहन का, क्या किसी वाल्मीकि बहन का ही फोन आता है? कंक्लूड करिए। मैं कर रहा हूं एक मिनट। क्या माननीय अध्यक्ष जी, सीएम साहब इनके नहीं हमारे भी हैं, सीएलपी हमारे हैं, इनके भी हैं, और पूरा देश आज टकटकी लगाए बैठा है उत्तराखंड की तरफ कि कुछ अच्छी चीज निकल के आएगी। हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, हम इनका स्वागत भी कर रहे हैं, बट इसको संशोधन होने की भी जरूरत है, क्योंकि ये बहुत जल्दबाजी में लिया गया है और कहीं ऐसा ना हो कि जल्दबाजी में हम इसको लागू कर दें और किसी कानूनी झंझट में फंस के ये लंबित पड़ जाए और फिर वही बात जो आज हम शान से कह रहे हैं कि हम पहला स्टेट बनने जा रहे हैं, वही मामला हमारे पे उल्टा पड़ जाए। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इसको आप प्रवर समिति में भेजा जाए। एक मेरा इसमें एक चीज और, मुझे एक संशय, माननीय अध्यक्ष जी, मुझे एक संशय है कि जो ये विधेयक बन के आया है, मुझे लगता है जो जितने सुझाव मांगे, लाखों की इन्होंने तादाद कल बताई थी, उनके नाम क्या है हमें नहीं मालूम, हमारे से किसी से नहीं लिया गया, तो मुझे संशय है, मुझे लगता है शायद ये नागपुर या दिल्ली से बन के आया है
और जिन पे कोई पारिवारिक जिम्मेदारी या भावनात्मक रूप से वो इससे नहीं जुड़े हुए। तो इसको मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इसको आप प्रवर समिति में भेजने का आप वो करें। धन्यवाद। दशरथ महाराज जी का स्वागत है। आप बोलेंगे। माननीय सदस्य वीरेंद्र जाति जी। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी, इस महत्वपूर्ण विषय पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया। बहुत परेशान है इस टाइम। अरे मैं तो याद कर रहा था आपको। माननीय अध्यक्ष जी, मैं तो आज याद कर रहा था कुछ और हो जाएगा। सरकार ने यूसीसी जो पेश किया है, मैं मानता हूं इसका नाम जो है इन्होंने गलत रख दिया है। इसका नाम होना चाहिए असमान आचार संहिता UUCC। सभी यही कह रहे हैं। समान असमान यूनिफॉर्म अनयूनिफॉर्म सिविल बिल कोड, तो ये गलत इन्होंने नाम रखा। ये नाम जरा करेक्शन कर लें, क्योंकि जनजातियों को, एक विशेष समुदाय को इन्होंने इससे बाहर रख दिया है, बाहर रख दिया है। अरे उनकी महिलाओं के पीछे थोड़ी बड़े और इससे अरे यार इससे हमें चिंता हो रही है, आपको क्या तकलीफ हो रही है? इससे इसका जो मूल भाव है यूनिफॉर्मिटी का, यही आपने खत्म कर दिया। और मंत्री जी ने भी बताया था कल अपने अभिभाषण में, मंत्री जी ने बताया था चर्चा में कि एक समिति बनाई जा रही है और समिति बना करके जनजातियों से चर्चा करके भी हम इसको, जनजातियों को इसमें लाएंगे। जब चर्चा हो रही है और समिति बनी है, तो सरकार को इतनी हबड़-तबड़ की, इतनी जल्दी की आवश्यकता क्या है? क्या राजनीतिक फायदे के लिए वो लोग यूसीसी लेकर के आए? 1.25 करोड़ लोगों से जुड़ा हुआ प्रश्न है, उत्तराखंड के हर नागरिक से जुड़ा हुआ प्रश्न है। तो मैं मानता हूं इसमें जल्दबाजी, अति उत्साह, ये गलत है। और मैं ये भी मानता हूं कि सरकार इसकी आड़ में अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन तलाश रही है। इसको मैं अध्यक्ष जी आपसे सिफारिश करता हूं, आपने बफर जोन